तुकाराम ओम्बले ऐसी एक भारतीय पुलिस अधिकारी और भारतीय सेना के पूर्व सदस्य थे जिन्होंने मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक एएसआई के रूप में कार्य किया। वो 2008 के मुंबई हमलों के दौरान मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर कार्रवाई में मारा गया था। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2009 को ओम्बले को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। भारतीय सेना की सिग्नल कोर से नायक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद ओम्बले 1991 में एक कांस्टेबल के रूप में मुंबई पुलिस में शामिल हुए। वो मुंबई पुलिस में एएसआई थे। 26 नवंबर को वो और उनकी टीम एक चौकी की रखवाली कर रहे थे जब एक अपहृत वाहन में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनसे संपर्क किया। शुरुआती गोलीबारी के बाद वाहन के अंदर एक आतंकवादी मारा गया। अन्य आतंकवादी यानी अजमल कसाब वाहन से बाहर निकला और आत्मसमर्पण करने का नाटक किया। जैसे ही निहत्थे ओम्बले कसाब के पास पहुंचे, कसाब उठे और गोलियां चलानी शुरू कर दी। ओम्बले उसके सामने खड़े हो गए और कसाब की राइफल के बैरल को पकड़ लिया, जिससे गोलियां ओम्बले के अलावा किसी और को घायल करने से बच गई, जिनकी इस कार्रवाई के कारण मृत्यु हो गई। कसाब को बाद में ओम्बले की बाकी टीम ने पकड़ लिया। भारत सरकार ने बाद में कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए ओम्बले को अशोक चक्र से सम्मानित किया। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों द्वारा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खूनी खेल खेला गया था। इस हमले में कई निर्दोष मारे गए थे। इन आतंकवादियों में सबसे खूंखार आतंकवादी अजमल कसाब था, जिसने रक्तपात का ऐसा खूनी खेल खेला जिससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। कसाब उन आतंकी हमले में अकेला ऐसा पाकिस्तानी आतंकी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए काफी कोशिशें की गई थी, लेकिन बार बार वो चकमा दे रहा था। आखिर में मुंबई पुलिस में बतौर सहायक इंस्पेक्टर तैनात रहे तुकाराम ओम्बले ने सिर्फ एक लाठी के सहारे उसे पकड़ लिया। मुंबई की डीबी मार्ग पुलिस को करीब 10 बजे सूचना मिली कि 2 आतंकी जिनके पास भारी हथियार हैं, उन्होंने सीएसटी में यात्रियों को भून डाला है और सड़क पर एक गाड़ी की मदद से आतंक मचा रहा है। सूचना मिलते ही 15 पुलिस वालियों की डीबी मार्ग से चौपाटी की ओर मरीन ड्राइव पर बैरिकेडिंग करने के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस को देखते ही आतंकी अपनी गाड़ी को बैरिकेडिंग से 40 से 50 फीट पहले ही रोक दी और यू टर्न ले लिया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी होने के कारण आतंकी भाग नहीं सके और चारों तरफ से घिर गए। इस दौरान पुलिस सभी आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आतंकी मारा गया और कसाब ने मरने का नाटक शुरू कर दिया। पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में एक आतंकी मारा गया और कसाब नाटक करने लगा कि वो मर गया है। उस समय तुकाराम ओम्बले के पास सिर्फ एक लाठी थी और कसाब के पास एक AK-47 थी। ओम्बले ने कसाब की बंदूक की बैरल पकड़ ली थी। उसी समय कसाब ने ट्रिगर दबा दिया और गोलियां ओम्बले के पेट और आंत में लगी। ओम्बले वहीं गिर गए, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बैरल को थामे रखा था ताकि कसाब और गोलियां ना चला पाए। ओम्बले ने जिस तरह खूंखार आतंकी को जिंदा पकड़ने में मदद की, उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार की ओर से ओम्बले को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीदी के कई किस्से हैं, लेकिन मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए तुकाराम ओम्बले का किस्सा थोड़ा जुदा है। करीब 1 दशक बाद आज भी सोशल मीडिया पर तुकाराम ओम्बले को याद किया जाता है, क्योंकि धुंधली पड़ चुकी हमले की इस तस्वीर में ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुकाराम ही वो शख्स थे जिन्होंने सीमा पार से आए आतंक अजमल कसाब की नियति तय की थी। मुंबई से करीब 284 किलोमीटर दूर महज 250 परिवारों का केदाम्बे गांव तुकाराम ओम्बले का गांव है। दरअसल तुकाराम ओम्बले के पहले तक उनके गांव से कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था, लेकिन उनके बलिदान के बाद 13 युवा पुलिस में भर्ती हुए। ये सिर्फ और सिर्फ तुकाराम के बलिदान की वजह से ही हो सका। उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर जवान लड़के उन्हीं की तरह मुंबई पुलिस या दूसरी फोर्स में भर्ती होने के लिए मेहनत और तैयारी कर रहे हैं। ओम्बले बचपन में आम बेचने का काम करते थे और बाकी समय वो गाय भैंस चराते थे। उनके मौसा सेना में ड्राइवर थे और तभी से उन्हें सेना वालों और पुलिस कर्मियों के वर्दी से लगाव हो गया और 1979 में वो अपनी पुरानी बिजली विभाग की नौकरी छोड़कर पुलिस में चले गए।
इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित किताब 26/11 स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक तुकाराम ओम्बले के चचेरे भाई रामचंद्र ओम्बले का एक बेटा है सवानंद ओम्बले। जब ओम्बले मुंबई में शहीद हुए थे तब उसकी उम्र साल भर भी नहीं थी। अपने स्कूल में गाना गाते हुए वो कहता है, मैया ककाणी कसाब ला पकड़ ला, यानी मेरे चाचा ने ही कसाब को पकड़ा था। मीडिया में जब तुकाराम के साथी अपने साक्षात्कार देते हैं तो वो कहते हैं कि ओम्बले हम सभी से अलग थे। जहां हर पुलिसकर्मी ड्यूटी खत्म कर जल्द से जल्द घर की राह देखता था, वहां ओम्बले अपनी ड्यूटी से ज्यादा रुक जाते थे। ओम्बले अक्सर नाइट शिफ्ट में देर तक रुक जाते थे, जिससे दूसरे पुलिसकर्मियों को कोई असुविधा ना हो। इसके बाद अगले दिन सुबह समय से आ भी जाते थे। 27 नवंबर की रात जब ओम्बले का गिरगांव चौपाटी पर अजमल कसाब से सामना हुआ तब ओम्बले पूरी तरह निहत्थे थे। उसके बावजूद कि उसके हाथों में AK-47 है, ओम्बले बिना परवाह किए उस पर टूट पड़े। अपने हाथों से उसकी AK-47 का बैरल पकड़ लिया, ट्रिगर दबा और पल भर में कई गोलियां चली और ओम्बले मौके पर बलिदान हो गए। इसके पहले अजमल कसाब और उसके साथी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी कर चुके थे। 2008 के मुंबई हमले नवंबर 2008 में हुए आतंकवादी हमले के एक समूह थे, जब पाकिस्तान में स्थित इस एक इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तायबा के मुंबई में 10 सदस्यों ने मुंबई में 4 दिन तक चलने वाली 12 समन्वय शूटिंग और बम विस्फोट की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। हमले जिनकी व्यापक रूप से वैश्विक निंदा की गई बुधवार 26 नवंबर को शुरू हुए और शनिवार 29 नवंबर 2008 तक चले। 267 मासूम लोगों की मौत हो गई और कम से कम 300 मासूम लोग घायल हो गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबरॉय ट्राइडेंट, ताज पैलेस एंड टावर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस यहूदी समुदाय केंद्र, मेट्रो सिनेमा और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और सेंट जेवियर कॉलेज के पीछे एक लेन में 8 हमले हुए। मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र में माझगांव में और विले पार्ले में एक टैक्सी में एक विस्फोट हुआ था। 28 नवंबर की सुबह तक ताज होटल को छोड़कर सभी साइटों को मुंबई पुलिस विभाग और सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित किया गया था। 29 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने शेष हमलावरों को फ्लश करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का आयोजन किया। ये ताज होटल में अंतिम शेष हमलावरों की मौत के साथ समाप्त कर दिया। अजमल कसाब ने खुलासा किया कि हमलावर अन्य लोगों के बीच लश्कर-ए-तायबा के सदस्य थे। भारत सरकार ने कहा कि हमलावर पाकिस्तान से आए और उनके नियंत्रक पाकिस्तान में थे। 7 जनवरी 2009 को पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की कि हमलों का एकमात्र जीवित अपराधी पाकिस्तानी नागरिक था। 9 अप्रैल 2015 को हमले के अग्रणी षड्यंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में $2 लाख $1,900 की जमानत बॉन्ड पर जमानत दी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस CSMT पर 2 बंदूकधारियों इस्माइल खान और अजमल कसाब ने हमला किया था। कसाब को बाद में पुलिस ने जिंदा पकड़ा और चश्मदीदों ने उसकी पहचान की। हमले लगभग 9:30 बजे शुरू हुए जब 2 लोग यात्री हॉल में प्रवेश कर गए और आग लगा दी। AK-47 राइफल्स का उपयोग करते हुए हमलावरों ने 58 मासूम मारे और 104 मासूम घायल हो गए। इनका हमला 10:45 के आसपास खत्म हो गया। सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं के बाद शीघ्र ही पहुंचे रेलवे घोषणकर्ता श्री विष्णु दत्ताराम जेंडे ने घोषणा की, यात्रियों को स्टेशन छोड़ने के लिए सतर्क किया और कई जिंदगियां बचाई। दोनों बंदूकधारी घटना स्थल से भाग गए और सड़कों पर पैदल चलने वाले और पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी करी, जिसमें 8 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। हमलावरों ने एक पुलिस स्टेशन को पार कर दिया, ये जानते हुए कि वो भारी हथियारबंद आतंकवादियों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों ने आतंकवादियों के सामने आने के बजाय रोशनी बंद करने और द्वार को सुरक्षित करने का फैसला किया। फिर हमलावरों ने रोगियों को मारने के इरादे से कामा अस्पताल की ओर रुख किया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने सभी रोगी वार्डों को लॉक कर दिया। मुंबई के आतंकवादी निरोधी दल की टीम ने पुलिस प्रमुख श्री हेमंत करकरे की अगुवाई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की जांच का नेतृत्व किया और फिर कसाब और खान की तलाश में निकल दिए। आतंकी कसाब और खान ने अस्पताल के बगल में एक गली में वाहन पर आग लगा दी थी और प्रतिक्रिया में उन पर गोलीबारी की गई।
श्री करकरे, श्री विजय सालस्कर, श्री अशोक कामटे और उनके एक अधिकारी शहीद हो गए। एकमात्र जीवित कांस्टेबल श्री अरुण जाधव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कसाब और खान ने पुलिस के वाहन को जब्त कर लिया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया और एक यात्री गाड़ी को जब्त कर लिया। तब वो पुलिस रोड ब्लॉक की ओर चले गए। इसे कांस्टेबल अरुण जाधव की मदद के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ गोलीबारी हुई जिसमें आतंकी खान मारा गया और कसाब घायल हो गया था। शारीरिक संघर्ष के बाद कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अधिकारी श्री तुकाराम ओम्बले भी शहीद हो गए जब वो एक आतंकी कसाब को पकड़ने के लिए उसके सामने चले गए। कसाब के मुकदमे में कानूनी मुद्दों के कारण देरी हुई क्योंकि कई भारतीय वकील उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं थे। मुंबई बार एसोसिएशन ने यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि उसका कोई भी सदस्य कसाब का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कसाब को निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक वकील की जरूरत है। अंततः कसाब के लिए एक वकील मिल गया, लेकिन हितों के टकराव के कारण उसे बदल दिया गया। 25 फरवरी 2009 को भारतीय जांचकर्ताओं ने 11,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें औपचारिक रूप से कसाब पर हत्या, साजिश और अन्य आरोपों के साथ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। कसाब का मुकदमा 23 मार्च 2009 को शुरू हुआ और उसने 6 मई 2009 को दोषी नहीं ठहराया। 10 जून 2009 को देविका रोटावन, एक बच्ची जिसे हमले के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी, ने अपनी गवाही के दौरान कसाब को हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना। उन्होंने 20 जुलाई 2009 को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने पाया कि 86 में से कई आरोपों को उनके स्वीकारोक्ति में संबोधित नहीं किया गया था और इसलिए मुकदमा 23 जुलाई 2009 को जारी रहा। कसाब ने शुरू में हमलों के लिए माफी मांगी और कहा कि वो अपने अपराधों के लिए मौत की सजा का हकदार है, लेकिन 18 दिसंबर 2009 को उसने अपना कबूलनामा वापस लिया और कहा कि उसे अपना कबूलनामा करने के लिए पुलिस द्वारा मजबूर किया गया था। कसाब को 3 मई 2010 को सभी 86 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उसे सीधे 7 लोगों की हत्या, 3 दिवसीय आतंकी घेराबंदी में मारे गए 164 लोगों की मौत के लिए हत्या की साजिश, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंक पैदा करने और 2 उच्च पदस्थ पुलिस की हत्या की साजिश के लिए हत्या का दोषी पाया गया था। 6 मई 2010 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील की। 21 फरवरी 2011 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कसाब को मौत की सजा को बरकरार रखा, उसकी अपील को खारिज कर दिया। 19 अगस्त 2012 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की मौत की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा, हमारे पास मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कसाब द्वारा किया गया प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अपराध भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। फैसले ने 10 सप्ताह की अपील की, सुनवाई का पालन किया और 2 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के पैनल द्वारा निर्णय लिया गया, जिसका नेतृत्व न्यायाधीश आफ्ताब आलम ने किया। पैनल ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि कसाब को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। ऐसे ही एक जाबाज पुलिस ऑफिसर की कहानी डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी नई मूवी सूर्यवंशी 2 के साथ लाने वाले हैं। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।